अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुला खैल एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मदेन स्वाद, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। आज हम पढ़ेंगे द मच मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौली इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमारे जहन में फ्यू क्वेश्चन होनी चाहिए कि इस इक्वेशन का हिस्ट्री, इसका इंपॉर्टेंस, इस इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म, इस इक्वेशन का स्टेटमेंट, फिर इस इक्वेशन का प्रूफ। लेकिन इसके प्रूफ में जो डायग्राम यूज होगा, इस डायग्राम के बारे में मच मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर ये इक्वेशन किस बेसिक लॉ पे बुनियाद है, बेस्ड है, फिर इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन, एट द लास्ट इस इक्वेशन का रिजल्ट, और इसके बारे में मच मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं द टॉपिक बर्नौली इक्वेशन। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो इस इक्वेशन को एक स्विस फिजिसिस्ट जिसका नाम है डेनियल बर्नौली ने 1738 में पेश किया था। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट, अगर इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो ये बर्नौली इक्वेशन हमें प्रेशर, स्पीड ऑफ द फ्लूइड और हाइट के दरमियान में रिलेशन देता है। मतलब कि ये बर्नौली इक्वेशन हमें हमारे साथ प्रेशर, स्पीड और हाइट को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करता है। फिर अगर हम इस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म को देख ले तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। और इसी मैथमेटिकल फॉर्म से फिर हम एट द लास्ट जब इस इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन अभी हम इसका स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे एट द लास्ट, जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया है। तो इस इक्वेशन के प्रूफ के लिए हमने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप को लिया है। हां, यह भी क्वेश्चन एराइज होगा कि हमने नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप को क्यों लिया है। क्योंकि हमने एक जनरल इक्वेशन को डेवलप करना है। क्योंकि यहां की एरिया कम है, यहां की एरिया ज्यादा है, तो हमने एक जनरल इक्वेशन को डेवलप करना है। फिर आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में हमने इसको फिर मॉडिफाई करना है। अगर दूसरी बात को अगर आप जो लोग ध्यान से देख लें तो यहां हाइट ज्यादा हमने लिया है, यहां हाइट हमने कम लिया है। यह भी एक जनरलाइज इक्वेशन को डेवलप करने के लिए। हां, फिर अगर हम बिल्कुल इसी तरह का पाइप लेंगे तो फिर इसमें हाइट डिफरेंस नहीं होगा। फिर ये तीसरा टर्म हम इसमें कंसीडर नहीं कर लेंगे, ये हम बाद में देख लेंगे। अगर देख लें, ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप है और इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हमने लिखा भी है, कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप। एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप है और इसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इसका एक पार्ट, एक साइड या अपर पार्ट को हमने 1 असाइन किया है और लोअर पार्ट मीन जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है इसको हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया है। फिर ग्राउंड से इस पाइप की मिड तक जितना हाइट है इसको हमने नाम दिया H1 और ग्राउंड से इस 2 पॉइंट यहां इस पाइप की मिड पॉइंट तक जितना हाइट है इसको हमने नाम दिया H2। फिर
ये क्वेश्चन एराइज होगा और हमारे जहन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि ये इक्वेशन किस लॉ की बुनियाद पे है। याद रखिए, ये लॉ बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बेस है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जितना इस फ्लूइड पे वर्क हो रहा है वो वर्क कन्वर्ट होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। मतलब ये टोटल वर्क ऑन द फ्लूइड ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। फिर यहां से हम इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन कर लेंगे। ये है हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर ले पहला, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ टोटल वर्क है, तो ये टोटल वर्क हमारे साथ बराबर होगा वर्क एट पॉइंट 1 एंड वर्क एट पॉइंट 2। मतलब ये टोटल वर्क डन बराबर होगा W1 प्लस W2। ध्यान से देखना है। फिर अगर हम टोटल वर्क मीन लेफ्ट हैंड साइड की बात कर ले, W1 ये बराबर होगा F1 डेल्टा X1 cos 0 डिग्री। पहला पॉइंट अगर आप लोग देखें तो ये प्रेशर और फ्लूइड ये एक ही डायरेक्शन में है, इसी की वजह से हमने 0 डिग्री पुट किया। प्लस अगर हम वर्क 2 की बात कर ले मीन वर्क एट पॉइंट 2 या वर्क एट लोअर पार्ट ऑफ द पाइप पे, तो फिर ये इक्वेशन इस तरह होगा F2 डेल्टा X2 cos 180 डिग्री, क्योंकि यहां प्रेशर और फ्लूइड का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसी की वजह से यहां आएगा एंगल 180 डिग्री। लेकिन इस फोर्स को हमने प्रेशर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि प्रेशर हमारे साथ बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर यहां से हम फोर्स को फाइंड कर ले तो ये फोर्स बराबर होगा P/A, और इस इक्वेशन को हम अबव इक्वेशन में जब पुट कर लेंगे तो टोटल वर्क हमारे साथ बराबर होगा, F1 की जगह मैं पुट कर लूंगा P1 N2 A1 N2 डेल्टा X1। डेल्टा X1 वो टाइम है, सॉरी वो डिस्प्लेसमेंट है जिसको फ्लूइड ने एक ही सेकंड में कवर किया है, cos 0 डिग्री 1। लेकिन यहां cos 180 की वजह से क्या आएगा, माइनस साइन, और F2 की जगह मैं पुट कर लूंगा P2 A2
डेल्टा एक्स टू। लेकिन आप लोग देखें, यहां एरिया कम हो गया है, तो विलासिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब विलासिटी ज्यादा होगी तो फ्लूइड ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा यूनिट टाइम में, मीन डेल्टा टी में। इज इट क्लियर? तो ये हो गया P2 A2 डेल्टा X2। लेकिन यहां माइनस साइन आ गया। माइनस साइन का मतलब यह है कि यहां वर्क डन हो रहा है ऑन द फ्लूइड। इस पॉइंट को लिख लें। एक तो ये पॉइंट है कि यहां तीन बातें आप लोग लिख सकते हैं। एक ये कि प्रेशर और फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरा पॉइंट यह भी हो सकता है कि लोअर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और तीसरा पॉइंट, यहां वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द फ्लूइड, और यहां वर्क डन हो रहा है ऑन द फ्लूइड। ऑन द फ्लूइड को हम लेते हैं पॉजिटिव और बाय द फ्लूइड को हम लेते हैं नेगेटिव। फिर अगर आप लोग ध्यान से देख ले, तीन साइड जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम, मीन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बराबर होगा वॉल्यूम मीन कैपिटल वी। इस इक्वेशन को जब हम इस अबव इक्वेशन में यूज कर ले तो हमारे साथ टोटल वर्क होगा बराबर P1 A1 इंटू डेल्टा X1 की जगह हम पुट कर लेंगे वॉल्यूम 1 माइनस P2। इसी तरह A2 इंटू डेल्टा X2 की जगह हम पुट कर लेंगे वॉल्यूम 2। लेकिन एक बात को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इस पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि जितना वॉल्यूम 1 है वो बराबर होगा वॉल्यूम 2 के, और ये इसको हम लेंगे सैंपल V। तो फिर इस इक्वेशन को हम यो लिख सकते हैं कि टोटल वर्क एस इक्वल टू P1 अपनी जगह, लेकिन वॉल्यूम 1 की जगह हम लिखेंगे सिंपली V माइनस P2 अपनी जगह, और V2 की जगह हम लिखेंगे सिंपली वॉल्यूम V। और फिर इससे अगर हम V को कॉमन ले तो टोटल वर्क इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इनटू वॉल्यूम V। और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात कर ले राइट हैंड साइड की इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड वो ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगर हम इसको फर्दर लिख ले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, मीन
काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज का मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। फिर इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो काइनेटिक एनर्जी 2 का मतलब यह कि हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 का मतलब है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 का मतलब ये है कि m2 gh2 माइनस m1 gh1। लेकिन याद रख ले कि हमने ये एज्यूम किया है कि इसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है कि इसके मास में चेंज नहीं आएगा। ओके, जितना m1 होगा ये बराबर होगा हमारे साथ m2 की, और इसको हम कहेंगे m। जितना फ्लूइड हमारे साथ n होगा इस पाइप में, इतना ही फ्लूइड इस पाइप से क्या होगा, आउट होगा। तो फिर इस इक्वेशन को हम यू लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर होगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस m gh2 माइनस m gh1। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर इस इक्वेशन 2 और 3 को हम लेंगे, पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट को राइट में। मीन पुट 2 and 3 and इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसमें हम पुट कर लेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है कि P1 माइनस P2 and to वॉल्यूम एस इक्वल टू हाफ, ये इसका राइट हैंड साइड है, तो इसका राइट हैंड साइड होगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर ले, इस वॉल्यूम को इस राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर ले। इस तरह भी हम कर सकते हैं, या इस मैस को हम डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं इसको इस राइट हैंड साइड को वॉल्यूम पे डिवाइड कर लूंगा, तो ये इक्वेशन फिर इस तरह बनेगा P1 माइनस P2 एस इक्वल टू हाफ, और इसको मैं लिखूंगा m डिवाइड बाय वॉल्यूम n2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ, और इसको मैं लिखूंगा m डिवाइड बाय v, लेकिन ये कैपिटल V है, वॉल्यूम है n2 v1 स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम gh2 माइनस ये होगा m डिवाइड बाय वॉल्यूम n2 gh1।
फिर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये इक्वेशन होगा P1 माइनस P2 एस इक्वल टू हाफ। इस मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिखते हैं रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ, मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह रो V1 स्क्वायर, सिमिलरली रो GH2 माइनस रो GH1। फिर इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दे, मीन वन साइड पे और टू के साइड पे, तो फिर ये इक्वेशन मीन टू इस तरफ जाएगा, जितने वन है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे। तो फिर इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं कि P1 ये माइनस है, ये सेट आके क्या होगा, प्लस होगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 एस इक्वल टू, ये माइनस P2 ये उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। शायद आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा या आप लोगों को याद होगा, जब हम बॉयल लॉ को पढ़ते हैं कि P1 V1 एस इक्वल टू P2 V2 एस इक्वल टू P3 V3 एस इक्वल टू P4 V4, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं सिंपली कि PVS इक्वल टू कांस्टेंट। तो सिमिलरली इसी तरह अगर हमारे साथ तीसरा पॉइंट इस पाइप में हम कंसीडर कर ले तो ये बराबर होगा, फिर ये इक्वेशन अपने साथ लिख भी ले, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 इज इक्वल टू P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो GH3। तो फिर इस कंसेप्ट को यूज करके इस इक्वेशन को हम इस 1 2 को हटाएंगे, तो फिर इस इक्वेशन को हम यू लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH एस इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये जो फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म को हम कहते हैं द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ओके, इसका रिजल्ट भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट से पहले इस इक्वेशन का स्टेटमेंट ओके, ये जो P हमें नजर आ रहा है ये प्रेशर है, या इसको हम कहते हैं कि द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मैं दोनों को लिखूंगा। पहले मैं इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख लूं कि द प्रेशर, द काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मीन द सम ऑफ प्रेशर, किसका सम हो रहा है, प्रेशर का, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एज कांस्टेंट
द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और एस कांस्टेंट। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस स्टेटमेंट को हम यूं भी लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2, और इसको अगर हम नाम दे 1, तो इसको हम कहते हैं द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। में यहां प्रूफ भी कर लूंगा। द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एज कांस्टेंट। मीन फॉर एन आइडियल फ्लूइड, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, फॉर एन आइडियल fluid, the sum of pressure energy per unit volume, pressure energy per unit volume, pressure energy per unit volume mean kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume as constant। ओके, इसका स्टेटमेंट हम कुछ यू भी लिख सकते हैं। अगर ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू इस तरह पहला मैं मैथमेटिकल लिख लू, प्रेशर एनर्जी मीन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एज कांस्टेंट। अगर हम वॉल्यूम को कॉमन ले तो ये प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कहेंगे द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड एज कांस्टेंट। मीन फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड the total energy per unit volume as constant। the total energy per unit volume as constant। ओके, पहला पॉइंट ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस पी से मुराद प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह है, इस पॉइंट को डिस्कस करना है। फिर अगर हमने प्रेशर के साथ काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी क्यों लिया है, हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्यों ऐड नहीं करते, क्यों काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी को ऐड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को ऐड करते हैं। इन पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे और फिर एट द लास्ट इसका रिजल्ट, एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। पहला पॉइंट, इसको प्रूफ करते हैं कि ये P को हम किस तरह प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे। अगर हम कहें कि प्रेशर एनर्जी, इसका मतलब यह है कि वर्क, और वर्क का मतलब होता है फोर्स एंड टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां ये फोर्स है प्रेशर की वजह से, तो फिर इस फोर्स की जगह हम लिखेंगे P इंटू ए, और ये होगा डेल्टा एक्स। अगर हम
प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर ले, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब ये होगा पी ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम वी। अगर हम देख ले तो ये भी वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है, एक दूसरे के साथ कैंसल, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये बराबर होगा सिंपली पी के। लेकिन क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि इस प्रेशर के साथ हम सिंपली काइनेटिक इस तरह क्यों नहीं कर सकते कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एज इक्वल टू कांस्टेंट? क्योंकि ये गलत है, क्योंकि हम सेम नेचर की क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम हो। यहां तो इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये कब ठीक होगा? जब इसको भी हम वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर ले और इसकी हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर ले, तो फिर ये इक्वेशन हमारे साथ करेक्ट होगा। एट द लास्ट हम इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेंगे और फिर इसकी एप्लीकेशन, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक एक को हम डिस्कस कर लेंगे। इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यूं है कि प्रेशर या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी मीन हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मीन रो जी एच एस इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया। यहां हमारे ज़हन में एक और क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन ये इक्वेशन हमारे साथ जब फ्लूइड मोशन में हो तब ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। जब ये फ्लूइड हमारे साथ रेस्ट में हो तो यहां ये टर्म फिर क्या होगा? जीरो होगा। रेस्ट के लिए स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। तो फिर P प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फिर ये टर्म इससे क्या होगा? खत्म होगा। लेकिन अगर हम इसकी रिजल्ट को देखें इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन का रिजल्ट कुछ यूं होगा कि हम तीन क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। अगर एक पॉइंट और भी हम इज्यूम कर ले कि अगर हाइट कांस्टेंट हो, हाइट कांस्टेंट हो और एफ हाइट ये कांस्टेंट हो, हाइट को हमने के कांस्टेंट मान लिया और फ्लूइड की स्पीड बढ़ रही है, तो वहां पे मौजूद प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। मीन इस फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल अंदाज में लिख लें, अगर इस प्रेशर को मैं लेट सपोज मान लू 5, इस टर्म को मैं मान लू 3 और इसको मैं मान लू 2 और इससे लेट सपोज रिजल्ट आता है 10, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू ये स्पीड की सारी टर्म की आ रही है, अगर ये 3 से ये वैल्यू 4 हो गई, ये 2 भी है और इज इक्वल टू 10 है, तो ये 3 हो गई, 3 से 4 ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो 5 को क्या करना है? डिक्रीज होना है, क्योंकि नेट रिजल्ट क्या है? 10 आना है। तो इससे भी ये 5 से क्या? 4। इसका मतलब जहां फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पे
प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि एरोप्लेन फ्लाइंग, जितना कंसेप्ट यूज हो रहा है वो भी बर्नौली इक्वेशन है, जैसा कि हम स्प्रे करते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी एप्लीकेशन हम, जैसा कि बॉल स्विंग होता है, बहुत